आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता परीक्षा 5 में हिंदी से पूछे जाने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। अगर आप सक्षमता परीक्षा को लेकर सीरियसली हैं, अगर आप सक्षमता परीक्षा 5 में जो है पास होना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? यानी क को जो है उच्चारण जो है कहाँ से किया जाता है? कंठ से, तालु से, दंत से या मूर्धा से? तो हिंदी वर्णों का जो उच्चारण हमारे मुख से होता है वो अलग-अलग हिस्सों से होता है ना? तो क वर्ग के अंतर्गत जो है क वर्ग के अंतर्गत क्या-क्या आ जाएगा आपका? क, ख, ग, घ, अंग ये आ जाएगा, है ना? तो क वर्ग का उच्चारण जो होता है वह गले के अंदर वाले भाग यानी कंठ से होता है ना? तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो वो है आपका कंठ। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है? तो क वर्ग में जो-जो आएगा उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ ही होगा। ठीक है? क के बाद ख का भी पूछ देता, चाहे ग का पूछ देता, चाहे घ का पूछ देता, चाहे अरह का पूछ देता, तो इस सब का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ ही होगा। ठीक? ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने। दूसरा सवाल कहता है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में जो है ये बुढ़ापा जो है कौन-सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। क्या होगा? भाववाचक संज्ञा, है ना? भाववाचक संज्ञा वह होती है जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, जो भाव, अवस्था या गुण बताती है। तो बुढ़ापा क्या है? एक अवस्था है ना? इसलिए बुढ़ापा आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। तीसरा सवाल आपका कह रहा है कि आपने क्या खाया है? इस वाक्य में जो है क्या जो है कौन-सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम? तो आपने क्या खाया है? यहाँ पर क्या किया जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न। तो जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसका सही जवाब हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आपने क्या खाया है? इस वाक्य में क्या जो है कौन-सा सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ये रहा आपका चौथा सवाल। चौथा सवाल आपका कह रहा है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं या 2 भेद होते हैं? तो विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है? और यह जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन-कौन? तो एक होता है आपका गुणवाचक, एक होता है संख्यावाचक, एक होता है परिमाणवाचक और एक आपका जो है संकेतवाचक कहिए या सार्वनामिक विशेषण कहिए, है ना? दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है? तो विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देख लेते हैं। 5वां सवाल आपके सामने ये रहा। 5वां सवाल कहता है कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? काल कहलाता है, वचन कहलाता है, धातु कहलाता है या कारक कहलाता है? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जो क्रिया का सबसे छोटा रूप होता है ना? क्रिया का सबसे छोटा रूप क्या होता है? धातु होता है, जिससे सभी क्रियाएँ बनती है। जैसे पढ़, ये पढ़, पढ़ क्या है? धातु है, ठीक है? उसके बाद लिख, ये भी क्या है आपका? क्रिया का छोटा रूप है, तो ये भी क्रिया का मूल रूप है यानी छोटा रूप है, तो ये भी क्या है? धातु है, ठीक है? तो अब पढ़ से क्या बनेगा? पढ़ से आपका हो जाएगा पढ़ता, पढ़ती, है ना? पढ़ेंगे, पढ़ रहा, तो पद तो वही पढ़ तो है आपका धातु, लेकिन इससे बनने वाली क्रिया क्या-क्या हो रहा है? पढ़ से पढ़ता हो गया, पढ़ती हो गया, पढ़ेंगे हो गया, पढ़ रहा हो गया, ठीक है? लिख भी क्या है? धातु है क्रिया का, है ना? छोटा रूप है। लिख से क्या-क्या बन सकता है? लिख से बनने वाली क्रिया क्या-क्या हो सकती है? तो लिखना हो जाएगा आपका,
है ना? लिखना हो जाएगा, उसके बाद जो है आपका लिखता हो जाएगा, लिखेंगे हो जाएगा, है ना? समझ में आ गया? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो धातु कहलाता है। छोटा रूप क्रिया का क्या कहलाता है? धातु कहलाता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब बिल्कुल शानदार हो जाएगा। चलिए छठा सवाल को हम लोग देखते हैं। हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बिल्कुल शानदार सवाल है। हाथ धोना, सफाई करना, चोरी करना या गंदगी फैलाना। तो मुहावरा पूछा है ना, हाथ साफ करने का मुहावरा क्या होगा? तो जब कोई व्यक्ति चुपचाप या चालाकी से चोरी करता है तो क्या कहा जाता है कि उसने हाथ साफ कर लिया या हाथ साफ कर दिया, है ना? उसने हाथ साफ कर लिया, यानी क्या किया? वो चोरी कर लिया, है ना? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना? जब कोई व्यक्ति चुपचाप या चालाकी से चोरी करता है तो क्या कहते हैं कि उसने हाथ साफ कर लिया, है ना? तो हाथ साफ करने का मुहावरा का जो सही अर्थ होगा वो क्या होगा? चोरी करना, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ये रहा आपका सातवां प्रश्न। खेत शब्द जो है किस शब्द भेद से संबंधित है? विदेशज से, तद्भव से, देशज से या तत्सम से? खेत शब्द, है ना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी तद्भव। खेत शब्द किस शब्द भेद से संबंधित है? तो तद्भव शब्द भेद से संबंधित है। अब तद्भव कहते किसको हैं? तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों लेकिन समय के साथ उच्चारण और रूप में परिवर्तन हो गया हो तो उसे तद्भव कहते हैं। जैसे संस्कृत का जो शब्द है क्षेत्र, ये आपका संस्कृत का शब्द है, ठीक है? और यह क्षेत्र जो है इसका बदला हुआ रूप क्या है मालूम है? खेत। क्षेत्र का ही बदला हुआ रूप क्या है? खेत, है ना? तो इसीलिए खेत जो है आपका शब्द वह कौन किस शब्द भेद से संबंधित है? तो तद्भव से, क्योंकि खेत का जो है संस्कृत रूप क्या होगा? क्षेत्र, ठीक है? और क्षेत्र का बदला हुआ रूप क्या है आपका? खेत। तो जो जो शब्द जो है संस्कृत से बदल गया हो, है ना, समय के साथ, तो उसे ही क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि जो है आपका संस्कृत का शब्द है, ठीक है? इसका बदला हुआ शब्द क्या है? आग। लोग आग बोलते हैं। तो आग जो है आपका क्या हो गया? तद्भव हो गया, ठीक है? अग्नि आपका संस्कृत शब्द था, अग्नि से आग बन गया, परिवर्तित रूप हो गया इसका अग्नि का, है ना, समय के साथ। तो ये आग आपका तद्भव हो गया, खेत आपका तद्भव हो गया, ठीक है? अगर अग्नि रहता, कह देता कि अग्नि शब्द किस शब्द भेद से संबंधित है, तो क्या होगा? तत्सम हो जाता, है ना? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आठवां सवाल। विवाह शब्द किस लिंग का है? स्त्रीलिंग का है, पुल्लिंग का है, उभयलिंग का है या इनमें से कोई नहीं? तो विवाह शब्द जो है हम लोग जानते ही हैं। आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि विवाह संपन्न हुआ, सुने होइएगा, चाहे उसका विवाह हुआ, इसका मतलब संपन्न हुआ, हुई नहीं हो रहा है, हुआ हो रहा है। इसका मतलब विवाह शब्द जो है आपका वो क्या होगा? पुल्लिंग होगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं या 5 प्रकार होते हैं? तो भविष्यत काल के जो है 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, ठीक है? अब कौन-कौन प्रकार है उसको हम छोड़ देते हैं। चलिए एक बार बोल ही देते हैं। एक होता है आपका सामान्य भविष्यत, एक होता है संभाव्य भविष्यत और एक होता है हेतु मद भविष्यत। तो इतना आपको ध्यान नहीं रखना, बस इतना याद रखिए, भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। सुक्ति का सही संधि विच्छेद जो है क्या है? स जोड़ उक्ति, सु जोड़ उक्ति, सु जोड़ उक्ति। अब यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी में स्व हुर्सुकार है और ऑप्शन नंबर सी में स्व दुर्गुकार है, ठीक है?
उसके बाद यहाँ ऑप्शन नंबर डी में जो है तालम सो है, तो ये सुजोर इक्ति, इस सुक्ति का जो है, सुक्ति का संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुजोर उक्ति। क्या होगा? सुजोर उक्ति, सुजोर उक्ति। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हमसे संधि विच्छेद पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप सक्षमता परीक्षा को लेकर सीरियसली हैं, यानी आप निकालना चाहते हैं सक्षमता परीक्षा 5, तो आपको वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी चाहिए, है ना? वीडियो के साथ साथ पीडीएफ दोनों साथ लेकर आपको चलना पड़ेगा। वीडियो आप आज देख लिए, कल होगा क्या, आपको दूसरा वीडियो देखने को मिलेगा, फिर अगला दिन अगला वीडियो, तो इसमें क्या होगा कि आप भूल सकते हैं। तो इसलिए वीडियो के साथ साथ आपको चाहिए पीडीएफ भी, है ना? दोनों को साथ लेकर चलिएगा। तो वीडियो क्या है, आपको समझने के लिए है, और पीडीएफ आपका क्या मदद करेगा, तो रोज प्रैक्टिस होगा पीडीएफ से, आप रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी मैं इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, वही पूरी चीज़ मैं आपको पीडीएफ में भी दूंगा, ताकि आप रोज उसे खोलकर जो है प्रैक्टिस कर सके। पूरी पीडीएफ प्रैक्टिस की फीस जो है मात्र 300 रुपया है। कितना है? 300 रुपया है। मैं 6 सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ। कौन कौन सब्जेक्ट? तो आपका मैथ हो जाएगा, है ना, रीजनिंग हो जाएगा, उसके बाद करंट अफेयर्स हो गया, उसके बाद साइंस हो गया, हिंदी हो गया, और सामान्य अध्ययन हो गया। 6 सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मिलेगा मात्र 300 रुपया में। जो वीडियो बनाऊंगा उसका पीडीएफ आपको मिलता रहेगा, है ना, जब तक परीक्षा ना हो तब तक आपको मिलता रहेगा। अगर आप सीरियसली हैं वाकई में, तो आप दिए गए नंबर पर जो है, तो 300 रुपया फोन पे या गूगल पे करके मेरे इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, जिस ग्रुप में वीडियो और पीडीएफ दोनों मिलता है उसी में। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा, यथाशक्ति कौन सा समास है? कर्मधारय, अवयवी भाव, द्वंद्व या बहुव्रीहि? तो यथाशक्ति जो है वो कौन सा समास है? तो वो है आपका अवयवी भाव समास। कौन समास है? अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास में पहला पद जो है वो अवयव होता है ना? पूरा पद भी अवयव की तरह काम करता है। जैसे यथाशक्ति में यथाशक्ति, यथाशक्ति है ना, यानी इसको जो है दो भाग में बांटेंगे, तो यथा जोड़ शक्ति, यथा जोड़ शक्ति। यथाशक्ति का मतलब होता क्या है? शक्ति के अनुसार, है ना? ठीक है, तो यथा का मतलब के अनुसार, और शक्ति तो जानते ही हैं शक्ति के अनुसार, तो दोनों शब्द का जो है मतलब निकल रहा है। ठीक है, तो यथाशक्ति कौन सा समास होगा आपका? अवयवी भाव समास हो जाएगा। दो तीन ऐसा है जो आपको याद रखना चाहिए, वो क्या क्या मैं अभी आपको दे देता हूँ। एक, आप यथाशक्ति ध्यान में तो रखेंगे ही रखेंगे, उसके बाद आपका अगर आ जाए प्रतिदिन, कह देगा प्रतिदिन जो है आपका कौन सा समास है, तो आप आसानी से कह दीजिएगा अब यही भाव समास है। उसके बाद जैसे लगा हुआ दिख जाए, तो समझ जाइएगा अब यही भाव। यथा दिख जाए, समझ जाइएगा अब यही भाव। ठीक है, उसके बाद अनुरूप, अनुरूप ये भी आपका अव्ययी भाव समास है। तो अनु, अगला दो शब्द अनु दिख जाए, प्रति दिख जाए, यथा दिख जाए, है ना, ये सब बहुत हाईलाइटेड प्रश्न है। उसके बाद उपर्युक्त, उपर्युक्त ये भी आपका अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो यथाशक्ति कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन अव्ययी भाव समास, अनुरूप अव्ययी भाव समास, उपर्युक्त अव्ययी भाव समास, है ना। बहुत हाईलाइटेड ये 3-4 क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने, निर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नी, निर, नी या निर? अब यहाँ देखिए, ये निर जो है ऑप्शन नंबर बी में, यहाँ 9 हर्षिकार है, और यहाँ ऑप्शन नंबर डी में 9 दीर्घिकार है। तो क्वेश्चन में देखिए ये नी जो है कौन चीज में है, हर्षिकार या दीर्घिकार? तो आप कहेंगे कि हर्षिकार है ना, तो दीर्घिकार वाला तो होगा नहीं।
ठीक है। तो निर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? क्वेश्चन नंबर 12 में यही पूछा है ना? तो उपसर्ग कहते किसको हैं? तो उपसर्ग वह शब्द का अंश होता है जो किसी शब्द के पहले जोड़ा जाता है ना? जैसे आपका निर्जन है, निर्जन जैसे आपका ये शब्द है, तो इसका अगर आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या लिखिएगा? निर्जोर जन, है ना? क्या लिखिएगा? निर्जोर जन, निर्जन का संधि विच्छेद यही होगा। ठीक है, निर का अर्थ बिना और जन का अर्थ लोग, यानी निर्जन का मतलब हो गया बिना लोगों के। ठीक है, तो निर्जन शब्द में हमसे क्या पूछा? उपसर्ग पूछा है। ठीक है, तो उपसर्ग के बारे में मैंने क्या बताया आपको कि उपसर्ग जो है वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पहले जोड़ा जाता है, यानी ये दोनों को जोड़ेंगे तो पहले जोड़ा जाता है, तो पहले जुट जुट क्या रहा है? निर्जुट रहा है ना? तो हमारा जो निर्जन शब्द का जो उपसर्ग होगा वो क्या होगा? निर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना जवाब शानदार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना जवाब शानदार हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। उपसर्ग जो है वो पहले जोड़ा जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देख लेते हैं। ये रहा आपका 13वां प्रश्न। अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यानी एक अंतिम शब्द लिखा हुआ है ना? इसमें हमसे पूछा है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रत्यय कहते किसको हैं। तो प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है ना? किसी शब्द के अंत में। उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के पहले जोड़ा जाता है, और प्रत्यय जो है किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले हम अंतिम का करेंगे क्या? अंतिम का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंत जोर, अंत जोर इम। अंतिम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अंत जोर इम, है ना? अब कहा है क्या कि अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। तो अंत में क्या जुट रहा है? इम जुट रहा है ना? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14वां प्रश्न कहता है कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द जो है वह कौन सा है? शारदा, चंचला, इला या रजनी? तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द जो होगा वो है आपका शारदा। कौन है? शारदा है। और भी है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द, शारदा तो है ये है। उसके बाद आपका वीणा पानी, वीणा पानी, वीणा पानी भी जो है सरस्वती का जो है पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद आपका है वाग देवी, वाग देवी भी जो है आपका क्या है? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए इस सेशन का अंतिम प्रश्न को अब हम लोग देख लेते हैं। 15वां सवाल, अमावस्या का विलोम यानी विपरीतार्थक शब्द जो है वह क्या है? पूर्णिमा, कालीमा, श्वेतिमा या सर्वग्रास? तो अमावस्या का जो विलोम यानी उल्टा शब्द जो होगा वह क्या होगा? तो वो होगा आपका पूर्णिमा। अमावस्या का मतलब हो गया कि उस रात जो है चांद नहीं दिखता। अमावस्या में चांद नहीं दिखता है, लेकिन पूर्णिमा में चांद पूरा दिखाई देता है ना? तो अब अंधेरा का उल्टा उजाला, तो अमावस्या के रात जो है चांद दिखता ही नहीं है, और पूर्णिमा की रात पूरा पूरा चांद दिखता है। तो अमावस्या का जो विलोम होगा, उल्टा जो होगा, वो क्या होगा? पूर्णिमा ही होगा, है ना? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको बताया था पीडीएफ प्लस वीडियो का जो है ग्रुप, उसमें जो है मैं आपको जोड़ दूंगा। उसके लिए आप दिए गए नंबर पर, मैंने जो आपको ऊपर में नंबर बताया था उस नंबर पर 300 रुपया जो है फ़ोन पे या गूगल पे से जो है
भेजकर और उसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूँगा। और जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आपको ये कंटेंट मिलता रहेगा, ठीक है? फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।